Jai Hind students. Today we will continue that topic of second chapter, structure of atom. In last topic we had discussed about the discovery of electron in Crookes tube, and I have sent that video also. In that video you can understand that how electrons are moving from cathode to anode, and there are some positively charged gaseous particles which are moving from anode to cathode. That is called canal ray or an anode rays. Okay, so we will discuss about proton, discovery of proton. Unlike cathode rays, mass of positively charged particle depend upon the nature of gas in the tube. आपने कैथोड रेज के बारे में यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में पढ़ा था कि वहाँ पर इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बना है उस पर वो डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रॉन रेज जो थी इलेक्ट्रॉन उस पर डिपेंड नहीं करता। और प्रोटॉन में ये चीज़ याद रखिएगा कि डिफरेंस है कि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस इन द ट्यूब पर। ओके, यानी उस ट्यूब में जो अंदर गैस होगी उस पर डिपेंड करता है, उसके मास पर डिपेंड करेगा। और इलेक्ट्रॉन में वो मटेरियल कैसे ही इलेक्ट्रोड का उस पर डिपेंड नहीं करता और ना ही उसके ट्यूब के अंदर गैस पर डिपेंड करता है। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पार्टिकल डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट्स। ओके, यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन्स जनरली इसका फंडा क्या है, जब हम ट्यूब में देखते हैं कि कैथोड रेज फ्लो कर रही है इधर से यानी कैथोड से एनोड की तरफ, तो जो अंदर गैसियस पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उन गैसेस को वो आयनाइज कर देता है। ओके, जब उससे इलेक्ट्रॉन जब रेज टकराएंगी तो इलेक्ट्रॉन उससे भी फ्री हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स बन जाते हैं। वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स फिर कैथोड की तरफ मूव करने लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कैथोड रेज अगर कैथोड से एनोड की तरफ आ रही हैं तो एनोड रेज एनोड से कैथोड की तरफ मूव करने लगती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगती हैं। ओके, अब ये कह रहे हैं कि इस पे जो इसका मास रेशियो है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पार्टिकल डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच इट ओरिजिनेट्स। यानी जो पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रोड्यूस हो रहा है उस टाइम आयनाइज होने के बाद गैस का, उस मास पर डिपेंड करेगा। यानी कि अगर वो हाइड्रोजन है तो लाइटेस्ट पार्टिकल होता है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसमें एक प्रोटॉन बचेगा और वो प्रोटॉन क्या होता है, यूनिट मास मानेंगे हम 1। ओके, और अगर किसी और गैस का यूज़ किया गया उसमें तो वो उसका मल्टीपल होगा, यानी उतने टाइम्स उसे हम ज़्यादा मानते हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो 16U होता है और हाइड्रोजन का 1U होता है, तो ऑक्सीजन क्या है 16 टाइम्स मोर देन हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट, बिहेवियर इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व फॉर द इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे। यानी एनोड रेज की बात करें या कैनाल रेज की बात करें तो इनका बिहेवियर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में जस्ट अपोजिट होता है। जो कैथोड रे जैसा बिहेवियर शो कर रहा था, हम देख चुके हैं वीडियो में भी, वैसे ही उसका बिहेवियर था और इसका बिहेवियर उसका जस्ट अपोजिट होगा। ओके, अपोजिट का मतलब अगर वो निगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड में अट्रैक्ट हो रहे थे, निगेटिव होके पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, तो ये वाले पॉजिटिव है तो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर वो नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था तो ये साउथ पोल में अट्रैक्ट होगा। ओके, इन सेम वे। ओके, नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी मैंने वीडियो आपको सेंड किया, उसमें देखिएगा। ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, इसे डिस्कवर किसने किया था, चैडविक ने। ओके, टेबल में आप देखेंगे किसने डिस्कवर किया था और कब डिस्कवर किया था, उसकी टेबल है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा या वीडियो में भी है, उससे आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चैडविक ने क्या किया था इसमें, चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन बाय बम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, जब हम हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिया जाए यानी निकाल दिया जाए तो हीलियम पे 2+ चार्ज आएगा, तो उसे हम बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। ओके, अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं इसे। इसका बम्बार्डमेंट कराते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स का थिन शीट ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम क्या है, बेरिलियम मेटल है, Be। ओके, इस पर बम्बार्डमेंट कराने से यहाँ पर एक न्यूट्रल पार्टिकल रिलीज़ होता है जिसे हम न्यूट्रॉन के नाम से जानते थे। न्यूट्रॉन कहाँ होता है सबको पता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ अटैच होता है।
प्रोटॉन के साथ प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस में। न्यूट्रल पार्टिकल्स हैव मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन, और इनका मास क्या होता है, मास थोड़ा स्लाइटली ग्रेटर होता है प्रोटॉन से, ठीक है। तो इनका मास कितना होता है, क्या होता है, वो टेबल में आप पढ़ेंगे, बस याद रखिएगा पॉइंट्स। ओके, अब देखिए, जब बात हो गई डिस्कवरी की, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के डिस्कवरी की बात हो गई, अब बात आती है कि यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम बिफोर डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी पहले आपने पढ़ा है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बताया गया था कि एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये बताया गया था। लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं। तो इन सब एटॉमिक पार्टिकल से पहले जो नॉलेज थी, ठीक है, जो चीज़ें नहीं पता थीं उसे एक्सप्लेन किया जा सकता था, और अच्छे से जब ये पता चल गया कि ये भी होते हैं तो इनके बिहेवियर को पता किया गया, पता करने के बाद और चीज़ों को एक्सप्लेन करना और इजी हो गया। सो मेजर प्रॉब्लम क्या क्या थी तब, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिस्क्राइब नहीं किया गया था इनके डिस्कवरी से पहले, बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स का डिफरेंट बिहेवियर क्यों होता है, ठीक है, जब पता चला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग हैं, नंबर ऑफ शेल्स अलग होते हैं, इलेक्ट्रॉन किस में जंप कर सकता है, किस में कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में बाद में पता चला, तो इन्हें एक्सप्लेन करना ईजी हो गया। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यानी एटम आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे H और H कंबाइन होकर H2 बनाता है, O एंड O कंबाइन होकर O2 ऑक्सीजन गैस बनाता है, Cl कंबाइन होकर Cl2 क्लोरीन गैस बनाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल फॉर्मेशन क्यों होता है, उनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स की नॉलेज के बाद ही हो पाई। ओके, इससे पहले इनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो पाया था। ओरिजिन एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय एटम्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी होता है एटम से, यानी जब हम बात करेंगे कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक शेल से दूसरे शेल में जंप कर सकते हैं। क्या कब होता है ये, जैसे सपोज़ एक शेल में इलेक्ट्रॉन यहाँ है प्रेजेंट, ठीक है, लोअर एनर्जी पे, एनर्जी ऐसे दिखाते हैं, एनर्जी ऊपर हायर एनर्जी, लोअर एनर्जी इसमें है। तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, यानी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करके हायर में जाता है, और फिर हायर से लोअर में भी आ जाता है, तो एनर्जी क्या होगी, इमिट होती है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन और यहाँ पर बोलते हैं इमिशन। ओके, एब्जॉर्प्शन से हायर एनर्जी में जाता है, हायर एनर्जी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, और हायर एनर्जी से लोअर में आने में फिर वो क्या करता है, एनर्जी को इमिट करता है, रिलीज़ करता है। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स। थॉमसन मॉडल में आप सबको पहले से पता है, ये थॉमसन में जे थॉमसन प्रपोज्ड एन एटम possess a spherical shape in which positive charge is uniformly distributed, यानी ये बताया गया था थॉमसन एटॉमिक मॉडल में कि एटम में एक स्फेरिकल शेप की चीज़ है जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज होती है, और उसमें यूनिफॉर्मली चारों ओर यानी पॉजिटिव चार्ज बिखरा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और उसमें कहीं कहीं पर निगेटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी चारों ओर उसमें कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में यानी निगेटिवली चार्ज भी प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिव स्फीयर, उस पूरे पॉजिटिव स्फीयर में कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, यानी कि जिसे हम बोलते हैं धंसे हुए होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिक्स होते हैं पोजीशन उनके। तो ये किससे मैच करता है, देखिए एटम मॉडल वाटरमेलन से। वाटरमेलन को अगर हम इस शेप को, स्फेरिकल शेप को मान लें कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके जो ये सीड्स होते हैं इसमें एम्बेडेड होते हैं ब्लैक कलर के कहीं कहीं, ओके, उसको बोलेंगे हम निगेटिवली चार्ज। ओके, ये जो सीड्स हैं ब्लैक सीड्स एम्बेडेड हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। मॉडल नेम एज प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे खीर होती है, खीर होती है तो खीर होता है या केक होता है, उसमें आप देखते हैं कि कहीं कहीं पर उसमें चेरी या रेजिन्स यानी किशमिश उसमें कहीं कहीं पर वो एम्बेडेड किया होता है, धंसे होते हैं खाने के लिए। तो रेजिन पुडिंग या प्लम पुडिंग बोलते हैं, जिसमें रेजिन हो सकता है खीर, या फिर कोई ड्राई फ्रूट भी जैसे आप जानते हैं ऊपर से उसमें रखा जाता है, ठीक है। वाटरमेलन का एग्जांपल दे दिया, इनका नाम क्रिसमस ट्री, क्रिसमस केक होता है जो, ठीक है, क्रिसमस ट्री में भी वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इधर उधर स्कैटर्ड होती है।
अब देखिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वाज करेक्ट। इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को उन्होंने फिक्स कर दिया कि ये यहाँ पर एम्बेडेड हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, जो कि बाद में गलत साबित हो गया। बट आपको पता है कि इसमें एक चीज़ थी ऐसी इम्पॉर्टेंट जो इन्होंने बताई थी, वो आज तक सही है और उस टाइम भी सही थी, बाद में प्रूफ किया गया कि ये पॉइंट इन्होंने बिल्कुल सही बताया था। वो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही निगेटिव चार्ज भी होते हैं, बोथ आर इक्वल। इसी वजह से एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जब तक उस पर कोई चार्ज ना हो तो कोई भी एटम न्यूट्रल होता है, यानी उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का रीज़न ये था जो उसी टाइम पे थॉमसन मॉडल में ये बताया गया था। ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट इज़ रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल भी आपने पढ़ा है 9th क्लास में भी पहले। अभी हम फिर इसका रिवीजन कर रहे हैं कि इसमें क्या करते हैं हम। देखिए यहाँ पर लिखा है सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, यहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लेड प्लेट है, जो कि इसमें एक छोटा सा होल होता है जिससे ये रेज इसमें से पास होती है। और फिर ये कहाँ जाती है, ये गोल्ड फॉयल है, येलो कलर का जो आपको दिख रहा है, ये पतली लेयर होती है। फॉयल का मतलब बहुत पतली लेयर गोल्ड की। इस पर इसका बम्बार्डमेंट होता है गोल्ड फॉयल पर, और ये चारों ओर इस पर फोटोग्राफिक प्लेट लगी होती है, जिस पे जब ये लाइट पड़ती है, स्ट्राइक करती है इस गोल्ड फॉयल पे, तो ये ग्लो करता है और लाइट चारों ओर स्कैटर्ड हो जाती है। इसी वजह से इसको स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इट इज़ रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो very thin gold foil bombarded with alpha particle, a tiny flash of light was produced at that point। जब वो उससे टकराता है गोल्ड के फॉयल से तो वहाँ पर क्या होगा, ग्लो होगा, फ्लैश होगा, और फिर वहाँ से चारों ओर लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, बिखर जाती है। इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला था, यहाँ देखिए स्कीमेटिक मॉलिक्यूलर व्यू ऑफ द गोल्ड फॉयल। उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए गए, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने एटम का स्ट्रक्चर कंक्लूजन बताया था। अल्फा पार्टिकल ऑफ हाई एनर्जी फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्स स्ट्रक थिन फॉयल। थिन फॉयल की थिकनेस कितनी है, थिकनेस अप्रॉक्स 100 नैनोमीटर, ठीक है। गोल्ड फॉयल की जो थिकनेस है वो कितनी होती है, अप्रॉक्स 100 नैनोमीटर, जो बहुत पतली होगी। नैनोमीटर से आप समझ सकते हैं, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ होता है। ओके, तो इससे कंक्लूज़न क्या मिला था, कंक्लूज़न भी जानते हैं। मोस्ट ऑफ द रेज पास थ्रू, डायरेक्टली पास हो गई थी रेज ज़्यादातर, तो इससे क्या पता चला कि ज़्यादातर एटम में स्पेस एम्प्टी है, इस वजह से वो डायरेक्टली रेज पास हो जाती हैं। Few positively charged particles deflected because nucleus is concentrated in a small volume or negligible। यानी ये बात करें न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और बहुत स्मॉल वॉल्यूम है उसका, बहुत छोटा सा स्फीयर बीच में होता है, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट होता है, यानी छोटे से पार्ट, छोटे से वॉल्यूम में वो फिक्स होता है। इस वजह से कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज वाली रेज जो हैं वो उस पॉजिटिव चार्ज से डिफ्लेक्ट हो सकती थी, लेकिन बहुत कम रेज ऐसी हो रही हैं जो डिफ्लेक्ट हो रही हैं पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से। तो यानी कि उसका वॉल्यूम बहुत कम है और वो बहुत डेंस होता है, और कुछ रेज उसी पाथ पर वापस आ गई थी, इसका मतलब कि वो रेयर है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। ये फिर पता चला कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं और एक सर्कुलर पाथ पर वेरी हाई स्पीड के साथ वो मूव करते रहते हैं अपने ऑर्बिट में। यानी कि जैसा आप जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे शेल बनाते हैं हम, उसमें इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, ओके, और वो इलेक्ट्रॉन उसमें कैसे सर्कुलर पाथ पर बहुत तेज़ी से मूव करते रहते हैं वेरी हाई स्पीड के साथ। तो इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से जो ये जिस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर इसे एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ पर प्रोटॉन होगा, बीच में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और शेल्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इनके बीच में ये स्टेबल क्यों हैं, तो बताया गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में वर्क करता है अपोजिट चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है जिससे
एटम स्टेबल है। लेकिन इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया था, जिसे नील बोर ने बाद में एक्सप्लेन किया था। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ देखिए, और इसी चीज़ है जो आप जानते हैं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूक्लियस में जो चीज़ें प्रेजेंट हो, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियॉन्स, या उसे हम मास नंबर भी बोलते हैं। ओके, एटॉमिक मास या मास नंबर भी बोलते हैं। और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों के इक्वल है क्योंकि दोनों बराबर होता है। ओके, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल होता है, इसे हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? Z से। ओके, आइसोटोप एंड आइसोबार। अब देखिए यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि Z से हम एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं। तो जैसे कोई सिंबल होता है, जैसे सपोज क्लोरीन। ओके, क्लोरीन का सिंबल हमने लिखा X की जगह, और फिर इधर हम लिखेंगे 17। 17 क्या एटॉमिक नंबर, और यहाँ हम लिख सकते हैं 35। 35 का मतलब ये 35 मास वाला क्लोरीन है। तो कभी ऐसे भी लिखा होता है, और इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि क्लोरीन ऐसे भी लिखा हो सकता है 17 और 35 इस तरफ भी ऊपर लिखा होता है। ओके, तो जो ऊपर लिखा होता है वो A, जैसे यहाँ दिया हुआ है मास नंबर, इसे हम या एटॉमिक मास बोलते हैं, और X जो है वो सिंबल है। ओके, X मतलब जो भी एलिमेंट होगा उसका सिंबल, और नीचे की तरफ जो होता है वो एटॉमिक नंबर, और ऊपर की तरफ जो होता है वो मास नंबर होता है। आइसोटोप्स, ये भी आप पढ़ चुके हैं। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। सेम एटॉमिक नंबर यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देखिए दोनों का सेम है 7 सॉरी इसमें 14, और ये क्या होगा, ये भी 14 लिखा हुआ है लेकिन ये 15 होगा, सॉरी, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक है। तो नाइट्रोजन पे मास होगा 15, तो 14 एंड 15 होगा। तो ये डिफरेंट है, यानी एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। एटॉमिक मास डिफरेंट हो तो उसे हम आइसोटोप बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कार्बन का है, देखिए 6, 6 एंड 6, यानी एटॉमिक नंबर सेम है, इसमें एटॉमिक मास 12, 13 एंड 14 है, डिफरेंट है, सो दे आर ऑल्सो आइसोटोप। इसके अदर एग्जाम्पल भी है, हाइड्रोजन 1, 1, 1, एटॉमिक नंबर सेम और मास 1, 2, 3, ये 1 है, तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट वाले को प्रोटियम, सेकंड वाले को बोलते हैं ड्यूटीरियम, और थर्ड वाले को बोलते हैं ट्राइटियम। ओके, ये आपने पढ़ा होगा पहले भी। हाइड्रोजन 1 मास वाले को प्रोटियम, हाइड्रोजन 2 मास वाले को ड्यूटीरियम, और 3 मास वाले को ट्राइटियम बोलते हैं। ये लिख लीजिए कॉपी में। फिर आइसोबार, आइसोबार मीन्स सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसमें मास सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पर दिख रहा है कार्बन का 14 है, नाइट्रोजन का भी 14 है, बट इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर इज़ डिफरेंट, 7 एंड 6। तो ये दोनों में मास सेम होने की वजह से इसे हम आइसोबार कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल याद रखिएगा आप, आर्गन एंड कैल्शियम। ओके, आर्गन गैस है नोबल गैस, और ये कैल्शियम क्या है, मेटल। तो इन दोनों का मास भी सेम है 40, 40, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है 18 एंड 20। तो जिनका मास सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो उसे हम आइसोबार कहते हैं। इसमें कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं भूल जाते हैं, कहते हैं अरे सर आइसोबार आइसोटोप में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैं कह रहा हूँ एक याद रखेंगे तो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा, आपको दोनों में एक चीज़ याद हो जाएगी। तो आइसोबार, बार का मतलब ऐसे याद रख सकते हैं कि आइसोबार का मतलब भार होता है। तो भार अगर हम बनाएं कि एक लेडी है सपोज़, और उसके पास मटके में पानी है, तो पहले कैसे लेके चलते थे, सर पे मटका रख के चलते थे। तो इसे क्या बोलते हैं, सर पे जो रखा उसे बोलते हैं भार। ज़्यादा भारी जब कोई चीज़ होती है या बोरी में कुछ बहुत ज़्यादा हो तो उसे भी लोग सर पे रखते थे। तो आइसो बार यानी सर पे रखा होता है, यानी आइसो मीन सेम होता है। तो अगर ऊपर वाला क्या होता है, अभी यहाँ बताया गया कि ऊपर वाला जो लिखा होता है
जैसे यहाँ 35 है, ये होता है बार, सेम हो अगर तो, ठीक है। यानी भार से याद रखिए कि सर पे रखा जाता है, तो जो सर पे रखा जाता है वो अगर आइसो यानी सेम हो, सेम भार हो, अगर उसमें सेम मास हो तो उसे हम बोलते हैं आइसो बार। ऐसे याद रहेगा ये, ठीक है। एक तरीका है जो आप माइंड में रखेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा इससे। अब हम बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होती है? अब ये एक नई चीज़ है शायद जो आप ना जानते हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, ऐसी स्पीशीज़ को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कहते हैं। देखिए, जब भी आइसो लग गया, आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। स्पीशीज़ क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर वो एटम भी हो सकता है, ठीक है, और वो केटायन, एनायन या कोई ऐसा भी मॉलिक्यूल हो सकता है जिस पे चार्ज हो। इस वजह से हम यहाँ पर स्पीशीज़ टर्म का यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल